वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज डिस्कस करेंगे वेनेजुएला पे जो अमेरिका का अटैक हुआ है। आपको पता है कि पहले जो है अमेरिका यानी कि अंकल साइम जो है ये क्या करते थे, रजीम चेंज करवाते थे दुनिया में। पूरी दुनिया में आप देखें कि जहां जहां भी इनको लगा कि हमारी फेवर की गवर्नमेंट नहीं है, उसको किसी ना किसी तरीके से इसको गिरा दिया जाता था। लेकिन अब अगला स्टेप आ गया। हो सकता है कि मतलब है कि नया साल आया तो नई जो है चीजें जो है वो इम्प्रूव कर रहा है जी अमेरिका। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पे ना सिर्फ अटैक किया बल्कि उनके प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट की वाइफ को वहां से अगवा करके कहाँ लाया गया जी, न्यूयॉर्क में। और कहा जाता है कि न्यूयॉर्क की अदालत में उनका ट्रायल चलेगा और उनको फिर सजाएं होंगी। यहाँ पे डिस्कस जो चीज करनी है कि ये हमें बहुत अच्छा, हम स्टूडेंट थे और वहां से ये पता चलता था कि जी एक ना यूएनओ है, पहले लीग ऑफ नेशन थी, फिर यूएनओ। यूएनओ एक इंटरनेशनल बॉडी है, फिर इंटरनेशनल कानून है और उसके साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। किसी के साथ ज्यादती हो तो वहां पे वो चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं और उनको रिलीफ मिलता है। तो अब आज जो मेन मुद्दा है वो अयाज साहब से डिस्कस करेंगे कि अयाज साहब क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो इनसे पूछेंगे कि ये इंटरनेशनल जो कानून है और ये जो यूएनओ है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये किधर गई हैं जी, या कोई है भी ऐसी चीज या जस्ट हमारे हाँ जैसे किताबों में पढ़ाया जाता है कि सब अच्छा है और सब अच्छा है वही है जी। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, ये जो इदारे बनाए गए थे, यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया था, वो बनाया इसलिए गया था कि 1945 की जो के बाद जब दूसरी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई मसला हो तो उसको यहाँ पर लाया जाए। लेकिन इसको बनाते हुए जो एक चीज़ की गई थी, वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर बनाए गए थे वो 5 बड़े ममालिक जी जी, जिसमें से अमेरिका एक है जिसने ये सारा काम किया है। तो जहाँ तक बात है कि कानून की, इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो अमेरिका ने तो कभी भी इसको नहीं माना। अभी पिछले दिनों जब यूनाइटेड नेशन के अंदर ट्रंप ने खड़े होकर जो तकरीर की थी, उसको अगर आप ने सुना होगा, तो वो तो इंटरनेशनल इसको यूनाइटेड नेशंस को वो तो करप्ट इदारा करार दे रहे थे, वो तो उसको इनएफिशिएंट करार दे रहे थे। और उनके जितने भी इससे पहले इकदाम हुए हैं, चाहे वो मामला यूक्रेन के साथ डील का हो, चाहे वो पैलेस्टाइन के साथ डील का हो, तो उसके अंदर कहाँ पर वो यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं कि जी आप इसके साथ लेके चलें या वो करें। अब आते हैं जो आपने बात की वेनेजुएला की। ये जो सारा कुछ डिस्प्ले हुआ है, आपने कहा कि रजीम चेंज का, ये इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि दिसंबर के अंदर अमेरिका ने, या फिर यह है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक अपनी डॉक्यूमेंट जारी की जिसको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कहा जाता है। सही। सो ये एनएसएस या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि अमेरिका जो एक दुनिया का हेजमन के तौर पर उसका जो रोल है उससे पीछे हट रहा है। सही। और ये सफेरिकल जो उसका किरदार होगा वो बढ़ जाएगा। सही। इसका मतलब ये है कि उसने वो जो पुरानी अमेरिका की मनरो डॉक्ट्राइन थी, जी जी, 1823 में अमेरिकी सदर जेम्स मनरो ने जो पेश की थी, जी जी, वो मनरो डॉक्ट्राइन ये थी कि जो यूरोपियन कॉलोनाइजर थे उनको ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया था कि आपने अमेरिकाज के ऊपर, यानी कि आप ये देखें कि नॉर्थ अमेरिका से लेकर पूरा साउथ अमेरिका का जो एरिया है वहाँ पर आपने दोबारा किसी भी मुल्क में आने की कोशिश नहीं करनी, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, कॉलोनाइज करने की कोशिश नहीं करनी। और ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था कि दिस एरिया बिलोंग्स टू अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका का ही इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि बाहर कोई ममालिक यूरोप वगैरह से नहीं आएगा। और अभी जो एनएसएस में वाज़ेह तौर पे उसके अंदर वो ये नजर आ रहा है कि इसको ट्रंप कोरोलरी करार दिया गया कि जैसे ट्रंप वही चीज को दोहराने के लिए जा रहा है। आपको पता होगा कि वेनेजुएला को पहले से धमकियां देना शुरू हुई। इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं अगर आप, तो इंटरनेशनल लॉ को तो वो मानता ही नहीं है, उसकी बोर्ड्स को निशाना बनाया गया। इल्ज़ाम, अमेरिका हमेशा जब भी कुछ करता है पहले वो डेवलप करता है, चाहे वो इमेजिनरी क्यों ना हो। उसने नार्को टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया वेनेजुएला के सदर के ऊपर कि ये नार्को टेररिज्म कर रहा है, मतलब कि अमेरिका के अंदर ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है। और जिस तंजीम का उस पर उस तरह की तंजीम कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करी, क्योंकि जर्नलिस्ट बॉडीज ने उसको स्टडी करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। तो ये तो वही बातें आपने सुना होगा ना कि शेर पानी पी रहा था तो नीचे कोई बकरी थी
इस वो मैं आपने मिसाल सुनी होगी ना। थोड़ी सी बात आपको काट दूं कि ये ना गोरों की पुरानी आदत है। ये जब भी करते हैं ना, जैसे आपको पता है सिराजुद्दौला पे इन्होंने ब्लैक होल का इल्जाम लगाया था। जी। ठीक है ना जी, 1857 की अपना 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई है ना जी, तो 1756 में उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि सिराजुद्दौला ने ना गोरे जो है ना एक छोटे से कमरे में बंद कर दिए और इतने बंदे मार दिए। हालांकि उसका कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। तो ये मतलब है आपकी ये जो इस तरह इस पे इल्जाम लग रहा है। इसी तरह आप देखिए कि 2003 में इन्होंने इराक पे अटैक किया था, तो उस पे सद्दाम हुसैन पे इन्होंने क्या इल्जाम लगाया? तीन बातें की। ठीक है ना, कि ये जनाब इसके पास ऐसे मसाइल हैं जी जनाब, केमिकल इसने कहा वेपन। था कि इसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, हाँ। नंबर कि जी केमिकल है, और दूसरे खतरनाक किस्म के बायोलॉजिकल इस तरह के वेपन्स। जी जी दूसरी उसने, अगर आप उसकी तकरीर सुने ना, बड़ी अच्छी आपने रेफरेंस दे जी दिया। उसने कहा था कि जी वो एक तो ये है, दूसरा उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात है, जी। तीसरी बात उसने की थी कि ये जो है डिक्टेटर है। जी और जब उसकी तकरीर सुने तो उसने कहा था कि हम डिसआर्म करना चाहते हैं ईरान को, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम वहां के लोगों को लिबरलाइज करना चाह रहे हैं, यानी कि free आजादी- करना चाह रहे आजादी हैं। देना और तीसरा कि हम दुनिया को बचाना जो चाहते है हैं। खतरे से बड़े से बचाना चाहते हैं। You see, और हमने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आज भी जो ट्रम्प की पॉलिसी, उसमें वो क्या कह रहा है कि जी एक तो ये कि जी उसने बात कर दी कि ये नार्को टेररिज्म कर रहा है, जी जी नंबर एक। दूसरे नंबर पे कि जी वो बहुत बड़ा एक डिक्टेटर है जी। और तीसरी बात यह है कि जी वहाँ के लोगों को मुआशी हालात का सामना करेगा, और अब हम वहां पर जाएंगे, हम आजादी देंगे, हम वहां पर जाके उसका कंट्रोल संभालेंगे, हम अपनी कंपनीज वहां पर लेके जाएंगे, सही है, सही। अपनी हमारी कंपनियां वहां का तेल निकालेंगी, सही सही है, और वो तेल निकालकर वहां की आवाम को खुशहाल करेंगे। जी। अब ये देखें ना, इसकी एक एंगल है इसमें सर, मेरा जो माइंडसेट है ना कि उसमें आप देखें कि ये मुल्क जो है, ये सारी बात है कि प्रो कम्युनिस्ट है ना। वेनेजुएला जो था ये प्रो रशिया था, सोशलिस्ट, ठीक है ना जी। और यहाँ पे मतलब आप देखो ना कि रशिया का सपोर्ट आप देखिए क्यूबा भी कर रहा है, ठीक है ना, रशिया के साथ उनका अटैचमेंट है। और ये वेनेजुएला भी जो है कि वो प्रो रशिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मुल्क है। तो मतलब इतनी डिक्टेटरशिप के इनको है, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो फुल डिक्टेटर है, उधर तो नहीं आजादी दिलवा रहा है। लेकिन इधर सर जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क्स बड़ा सा आता है कि वो रशिया और चाइना जो है, क्या इनके सपोर्टर जो भी मुल्क होंगे उन्होंने मार ही डाली है। और ये देखिए ना, अगर आप कोल्ड वार को देख लें तो कोल्ड वार में इसकी ये पॉलिसी तो रही है, जैसे मैंने कहा ना कि इसने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये बड़ी थोड़ा सा डिस्टिंक्शन क्या है कोल्ड वार से और अब की पॉलिसी में ट्रम्प की, अगर आप देखें फर्क ये है कि पहले अगर आप ट्रम्प के आने से पहले अगर बाइडेन के दौर में देखें तो उसने कंटेन करने, चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई हुई थी। उसके लिए उसने आकस बनाया, उसके लिए क्वाड्स बनाया, जिसमें इंडिया भी उसका एक अलाई था, और इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे कि आपने रोकना है चाइना को, ठीक है। अब वो जो पॉलिसी थी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की, वो अब मिलिटरली उसको पता है कि हम नहीं उसको रोक सकते, वो उसको उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जहां पर है वो है। इसी तरह से रशिया की आपने बात की, तो रशिया के अभी जो पीस टॉक की जा रही है कि जी यूक्रेन और जो रशिया के दरमियान जंग है, इसको रुकवाने के लिए जो उसने पीस का वो दिया है, एक प्रपोजल दिया है, उसके अंदर ये कहा गया कि जिन इलाकों पर इसने कब्जा कर लिया है वो इलाके उसी के पास रहेंगे किसी भी सूरत में, चाहे उसके दरमियान में आप एक बफर जोन बना लें या जो भी हो। तो ये 90 डिग्री डिफरेंट हो गई ना बाइडेन की पॉलिसी के साथ। तो इसका क्या मतलब है कि भाई रशिया का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो रहने दिया जाए, चाइना का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको उधर तक कंटेन किया जाए, लेकिन दोनों को इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आने की इजाजत नहीं है। आप देखिए जिस दिन उसको पकड़ा जा रहा है उससे एक दिन पहले एक वीडियो सामने आई है जिसमें कि मोदोरो जो है, जो प्रेसिडेंट थे तो हैं बल्कि इसके वेनेजुएला के, एक चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा था कि वहां पर जाके वहां पर अपनी कंपनीज बना रहा था, सारा कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा अमेरिका ने अपनी इजारादारी की है कि ये सारा एरिया हमारा है, जिस तरह से वो एक लगा लेते हैं ना कि पुराने दौरों में होते थे कि जी इधर आपने नहीं, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, खुद अमेरिकन जो लॉ है उसके हवाले से जो भी एक्शन किया गया है ये इलीगल है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी है रियलिज्म, और रियलिज्म ये कहता है कि जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं वो अपनी ताकत दिखाते हैं, और जो अपनी ताकत दिखाता है इसके पास ताकत है, इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस मिलिट्री है। और वो देखिए वो क्या कह रहा था कि हमने रात को काराकस में
जाके लाइट्स बंद कर दी। जी हमने हमारे पास ताकत है और फिर इसकी वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर इसके लोग मौजूद हैं, पहले वो सारा कुछ किया। तो ये एक खुली, जिसे आप कह लें कि एक वाजे तौर पर उसने अपना एक दिया है कि जी हम किसी को नहीं मानते, हम जो करना चाहें सर कर वो सकते बात ठीक है, लेकिन जो इन्होंने किया है ना ऑपरेशन जो है, ये अंदर इनकी जो है ना मदद अंदर से हुई है, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल कमजोर मुल्क भी होगा तो रिएक्शन तो आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है ना। अंदर से जैसे आपको पता है ना कि टीपू सुल्तान को मरवाया था, शहीद करवाया था, तो वो मीर सादक और मतलब मीर कमरुद्दीन और पूर्णिया और वो सारे मिले हुए थे। जी, जी। तो अगर सिराजुद्दौला को मरवाया है तो वो मीर जाफर ने मरवाया था, ठीक है ना जी। तो मकसद कहने का कि अंदर से जब भी पता चलेगा तो उनकी मिलिट्री जो है ना जी, वो इनके साथ कोई ना अमेरिका के कोई शुरू से ये रहा है। निगोशिएशन ऐसे नहीं करते ही नहीं है, ठीक है ना जी। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जब इन्होंने ये नेपच्यून फेयर किया था 2011 में 2 मई को, ठीक है ना, उसामा बिन लादेन वाला, तो मतलब ऐसे ही हेलीकॉप्टर आ गया और ऐसे ही करके ऐसे उसामा बिन लादेन पकड़ के ऐसे ही चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि और हमारी तब भी वो देखे वहां पे जो था अपना जो ओबामा था, वो बैठा देख रहा था। मैं और भी यही किसी ने कहा कि, और इसके अगर आप सुने ना तकरीर और उसके ट्वीट्स देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई मूवी देख रहा हूँ, कोई फिल्म देख रहा हाँ, हूँ। तो इसी तरह से ये वाला सारा कुछ मामला किया ये गया। ना कि अगर इंडिया की तरफ से कोई ड्रोन उड़ता है तो हमारी जो मिलिट्री है उसको रास्ते में ही रोक लेती है, ठीक है ना जी। तो एक जहाज जो है यानी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक आए हैं और वो ले गए। मकसद था कि हम चाहते थे कि चलो यार ये कर लें, ठीक है। इसी लेकिन तरह अहम बात जो है ना सर, कि वो ये है कि अब होगा क्या, जी जो जी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा करता आ रहा है, ताकतवर ममालिक, प्रेसिडेंट इसने सेट किया। हमने इराक की मिसाल दी, जी। उसके बाद जब उसने इराक का किया तो उसने उसका हमने देखा कि रशिया ने क्रीमिया को जो है ना उस पर अटैक करके अपने साथ जोड़ लिया। जी जी ठीक है। अब उसके बाद आपको ये कंटिन्यूटी नजर आ रही है कि वो बढ़ता चला गया, जैसे कह लें कि यूक्रेन के अंदर शय मिल जाती जी है सर ना। अब इसके बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि व्हाट विल हैपन। तो इसका मतलब है कि कोई ताकतवर मुल्क जो है उसके आगे बड़ा वाज़ेह स्ट्रेसमेंट आ गया कि वो कुछ भी कर और सारी सकता है। बात है, जब एक वायलेशन करेगा, जितने भी वीटोज वाले कंट्रीज हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल वीटोज पावर वाले कंट्री हैं, वो तो फिर जो चाहे मर्जी कर ले। और उनको तो ना इंटरनेशनल लॉज रोकता है, क्योंकि वीटो आप बेसिकली तो मैं समझते नहीं कि एक सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये बनाया हुआ है ना कि एक वीटो वाला कंट्री जो मर्जी कर ले, कोई उसको चैलेंज ही नहीं कर सकता। इंटरनेशनल रिलेशन की जो न्यूरलिज्म की थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है। एनार्किक का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। सही कोई सेंट्रल अथॉरिटी वो कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती सही कि जो कंट्रोल कर सके। अगर हम यूएन की बात करते हैं, यूएन के पास कोई फौज थोड़ी है, यूएन के पास कोई अथॉरिटी थोड़ी है कि वो किसी को कंटेन कर सके या रोक सही। सके। यूएन की बॉडी को बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पर जो मुल्क हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल को बनाने का मकसद भी यही था ताकि कोई भी मुल्क, और इन्हीं में से भी कोई ना कर सके। और वीटो का पावर का मतलब ये था कि अगर कोई वायलेट करता भी है तो दूसरे मुल्क उसको जाहिर रोके। बात है जब लेकिन अगर आप इसको बाईपास ही कर देंगे और इस तरह से करें। लेकिन एक चीज देख लीजिए, सारे सिचुएशन में अगर आपको कोई यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करता नजर आता है और मल्टीलैटरलिज्म को जो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, वो एक मुल्क है, वो चाइना है। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना की इंपॉर्टेंस मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में लोग अब शायद चाइना की तरफ देखना शुरू कर दें, क्योंकि ट्रंप ने खुद यूरोप को भी तड़ी लगा दी है। उसको भी बता रहा है कि आपने ऐसे 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 करना है। आपने जो है ये जो आपने खुला छोड़ा हुआ है कि जी वहां से इमिग्रेशन हो रही है, दूसरे ममालिक से आ रहे हैं, तो उसको भी वो कह रहा है कि लेक्चर दे रहा है कि आपने ये नहीं करना। और वहां पर सपोर्ट किया जा रहा है जिसको आप कहेंगे राइट विंग के लोगों को, कि वो हुकूमत में आ जाए। चलिए जी दोस्तों, आपने ये डिस्कशन जो रही सर की, आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको अब क्या होता नजर आ रहा है। क्या वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक हुआ है, क्या ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, या इसके ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या असरात होंगे। मतलब है कि क्या रशिया या चाइना भी इधर से कोई अपनी मूव जो है वो शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।